Bro, listen. Can I borrow $500 from you? Keep the change. Thanks, bro. Hey, Dinesh, wait down. Bro, give me on $10, no? $10, sir. You think I have $10? $10 you don't have. Jai Maheshmati. It's right there. You see it? Yeah. Fast, almost. bro. 9 more. 9 more. ये वीडियो देखने में तो मजाकिया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारे लोग जिस दिन सैलरी मिलती है उसी दिन से पूरी सैलरी लुटाना शुरू कर देते हैं। नया फ़ोन खरीद लिया, बाहर से डिलीवरीज मंगानी शुरू कर दी, ढेर सारी शॉपिंग कर ली और 10 तारीख तक ही सारे पैसे ख़त्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोई बजट नहीं होता, और मैं उनको ज़्यादा दोष नहीं दूंगा क्योंकि उनके पास शायद कभी बजटिंग का सिस्टम नहीं था। तो आज जो वीडियो है हमारा, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजट सिस्टम कैसे बनाते हैं, ये वही बजट सिस्टम है जो मैंने खुद से यूज़ किया है। इसी बजट सिस्टम ने मुझे हेल्प करी है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। इस बजट सिस्टम में हम बनाते हैं 6 डिफरेंट अकाउंट्स, या फिर आप कह सकते हो हिंदी शब्द में गुल्लकें। अब गुल्लक हो चाहे बैंक अकाउंट्स हो, दोनों सेम चीज़ है कि हम बस पैसे अलग अलग जगह पे रख रहे हैं। तो पहला शुरू करते हैं कि पहला गुल्लक या पहला बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए। पहला बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका NEC, यानी कि नेसेसिटीज़। आप जब भी सैलरी मिलती है तो कुछ बेसिक खर्चे हमेशा होते हैं, जैसे कि घर का खर्चा, किचन का खर्चा, गाड़ी का खर्चा। ये सारे के सारे खर्चे NEC के अंदर आने चाहिए। अच्छा, तो ये बात करते हैं कि आपकी सैलरी का कितना पोर्शन आपको NEC अकाउंट में डालना चाहिए। 55% इज द राइट आंसर टू स्टार्ट विद। जब आपकी सैलरी कम है और जब से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं, और जैसी सैलरी बढ़ जाएगी तो उसके आंसर्स मैं आपको अभी इस वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन जब आपकी सैलरी कम है तो एटलीस्ट 55% आप NEC में डालेंगे। इसमें कौन से खर्चा आने चाहिए, जैसे कि हेल्थ में आ गया मेडिसिन खरीदना, क्रिटिकल इलनेस का कवर खरीदना, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये नेसेसिटीज़ वाले अकाउंट से ही हम 55% अकाउंट से ही हम कंप्लीट करेंगे। लोकल ट्रैवल, जैसे कि कार, अगर आपके पास स्कूटर है, बाइक है, जो भी है, उसका पेट्रोल, उसकी सर्विस, और या फिर कहीं पार्किंग देनी है आपको, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी लोकल ट्रैवल के अंदर। कोई गार्डनर है आपके घर में, मेड्स हैं, वो गैस, LPG या जो भी आप लेते हैं कुकिंग गैस, सोसाइटी अगर आप रहते हैं कहीं पे, कोई मेंटेनेंस फ़ी है, इस टाइप की चीज़ें। घर के अंदर फूड डिलीवरी मंगवा रहे हैं या फिर कुछ फूड की सप्लाईज़ मंगवा रहे हैं, आप घर में हमेशा खाना बनती है तो सप्लाईज़ आती ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का रिपेयर कुछ भी आता है, मेंटेनेंस होती है, इंटरनेट, होम सप्लाईज़ विच आर अदर देन फूड, खाने के अलावा जो भी बहुत सारा सामान आता है घर में, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर कवर होंगी। और इसके अंदर कवर होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है हाउस टैक्स। हो सकता है कि आप अपना घर खुद ओन करते हो, ऐसे केस में आपको हाउस टैक्स देना होता है, वो भी हम नेसेसिटीज़ के अकाउंट में से ही देंगे। टीवी सब्सक्रिप्शन, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार अगर आप लेते हो कुछ भी, या कोई भी केबल कनेक्शन लेते हो, वो भी इसी अकाउंट से देंगे। अगर, वैसे तो मैं मना करूँगा, लेकिन अगर कोई भी बूज़ आइटम आप लेते हैं, अल्कोहल और समथिंग, वो भी आप नेसेसिटीज़ के अंदर ही डालेंगे। ये आपकी एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि माना जा सकता है, लेकिन आप इसको नेसेसिटीज़ में डालेंगे तो आपके ऊपर, अपने ऊपर ही एक बर्डन आएगा। आपको लगेगा कि मेरे को कम खरीदना है, जिससे कि आपकी आदतें भी सुधर सकती हैं। अगर आपके पास कोई पेट है तो पेट वेटनेरियन डॉक्टर के पास जाना है, या फिर पेट के टॉयज़ खरीदने हैं, पेट का फूड खरीदना है, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर नेसेसिटीज़ ओनली। अगर आपके पास 55% से कम में ही आपका सारा खर्चा निपट जाता है घर का, तो कुछ एक्सेस बचता है, तो हम इस पर्टिकुलर पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोशिश करें कि आपकी सैलरी में 55% के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अगर आप 55% से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं
इन सारी चीज़ों के लिए जितने मैंने बताई हैं आपको, तो क्या होगा कि आप बहुत ही जल्दी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जब आपके पास चेक टू चेक, सैलरी टू सैलरी, जैसी सैलरी आई ख़त्म, सैलरी आई और ख़त्म, ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे। कभी भी पैसे बचेंगे नहीं, कभी भी आप ग्रो करके फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि इस चैनल का कोर मकसद है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाना, ये कभी भी हो नहीं पाएगा। इसलिए याद रखिए 55% NEC। चलते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ। दूसरा अकाउंट है प्ले। आपने मेहनत करी, काम किया, पैसे मैनेज भी कर रहे हैं, अब बजट भी बना रहे हैं, तो अपने ऊपर भी कुछ खर्चा करना है ना। तो ये अकाउंट है प्ले। प्ले अकाउंट में क्या क्या आता है? अगर आपको कुछ हॉबी है तो आप उसको एक्सप्लोर करें। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करें, लेकिन अगर ड्राइंग के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदना है ना, तो वो कहाँ से आएगा? कुछ स्पोर्ट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो वो कहाँ से आएगा इक्विपमेंट? वो प्ले अकाउंट से आएगा। प्ले अकाउंट में हम 10% ऑफ योर इनकम को लेते हैं और एक अकाउंट में डाल देते हैं। अब इसी इनकम में से हम क्या क्या खर्च करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हॉबी इक्विपमेंट, अगर आपको कोई लोकल आउटिंग करनी है, रेस्टोरेंट जाना है, अपने आप को स्पॉइल करना है, ताकि जैसे कि आप कोई मूवी देखना चाहते हो, मॉल में घूमना चाहते हो, कोई नॉन असेंशियल परचेज करना चाहते हो। मैं खुद अमेज़न पे जा के एक विश लिस्ट बनाते रहता हूँ और कुछ मेरा मन करता रहता है मैं ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ। तो वो जो चीज़ें हैं जो नॉन असेंशियल हैं, जो कि नेसेसिटीज़ वाले कॉलम में नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं कैसे खरीदता हूँ? वो मैं ऐसे खरीदता हूँ कि प्ले अकाउंट में मेरे अगर पैसे हो गए इकट्ठे, तो मैं पूरे के पूरे अपने ऊपर खर्च कर देता हूँ, बिल्कुल बिना शर्म के, बिना गिल्ट के। प्ले अकाउंट को आपको हर महीने खर्च करना ही करना है। अगर ये वीडियो फैमिली वाले देख रहे हैं तो आपको ये पैसा पूरी फैमिली पे खर्च करना है। सेम वे नेसेसिटीज़ भी पूरी फैमिली की एक साथ ही होंगी। चलते हैं थर्ड अकाउंट पे। तो थर्ड अकाउंट है EDU, दैट इज एजुकेशन। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियल फ्री बने, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं, आपको कोई काम ना करना पड़े तब भी आपके पास इनकम आती रहे। ऐसा करने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत सारी एजुकेशन के लिए टाइम, रिसोर्स और पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बजट नहीं करेंगे तो हम हमेशा सोचते रहेंगे कि हाँ मैं सीखूंगा, लेकिन वो टाइम कभी भी नहीं आएगा। मैं वो वाली बुक खरीदना चाहता हूँ, मैंने देखा है वो बुक अच्छी है, मैंने सुना है, लेकिन कभी भी आप वो कर नहीं पाएंगे। तो 10% ऑफ योर टोटल इनकम हैज़ टू बी स्पेंट, आपको करना है खर्च एजुकेशन के ऊपर। इसके अंदर आप कर सकते हैं बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेस, ऑफलाइन कोर्सेस, कोई सेमिनार्स हो रहे हो, कोई वर्कशॉप्स हो रही हो, कुछ भी करके आप अपनी एजुकेशन पे अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस पैसे को खर्च करेंगे। एंड दैट इज 10% ऑफ योर इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो कि है LTSS, मतलब लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग। ये सेविंग कर रहे हैं हम, लेकिन हमें मालूम है कि इस सेविंग को मुझे खर्च करना है। इसमें किस टाइप की चीज़ें आती हैं? जैसे कि मुझे कोई घर के लिए आइटम खरीदना है जो कि थोड़ा महंगा है, जैसे कि लेट्स से मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है, डाइनिंग टेबल खरीदनी है, सोफ़ा खरीदना है नया, तो मैं एक ही महीने की सैलरी में नहीं खरीदना चाहता। तो मैं हर महीने कुछ पैसे बचाऊंगा और मुझे मालूम है कि मैंने आइटम लिखा हुआ है कि मुझे ये आइटम खरीदना ही खरीदना है ना। तो वो LTSS हुआ। सपोज़ करो कि आपको वेकेशन पे जाना है, तो आपको पता है कि मेरे सपोज़ करो कुछ 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये खर्च होंगे, तो आप हर महीने कुछ पैसे बचाएंगे। आपको मालूम होगा कि ये मैं पैसे क्यों बचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वेकेशन पे जाना है या मुझे कुछ खरीदना है, मुझे ये बैग खरीदना था बड़े दिनों से। ये सारी चीज़ें LTSS में आती हैं। अब LTSS में कुछ और भी चीज़ें आती हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी या आपकी इनकम बढ़ेगी तो उन चीज़ों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अकाउंट नंबर 5 है गिव अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि डोनेशन बेस्ड है। मुझे मालूम है कि लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन डोनेशन देने से आपका नेटवर्क बढ़ता है। आप ऐसे इवेंट्स में जा सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आप दूसरे और अमीर लोगों से मिलेंगे।
देखिए आपने सुना होगा कि आपके आसपास के जितने लोग हैं वो जितने अमीर हैं आप भी उतने ही अमीर बन जाएंगे। तो आप ऐसे नेटवर्क्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर है आपकी, अब देखिए डोनेशन का मतलब है कि आप टाइम भी डोनेट कर सकते हैं, है ना, अपने कुछ रिसोर्सेज भी डोनेट कर सकते हैं, हमेशा पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गिव अकाउंट में और भी कुछ चीज़ें आती हैं। गिव अकाउंट में एक चीज़ आती है गिफ्ट्स। सभी को मालूम है कि भारत देश में कितने सारे त्योहार आते हैं और किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, कुछ हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। तो ये सारे गिफ्ट कहाँ से आएंगे? अगर हर महीने हम 5% ऑफ हमारी पूरी इनकम का बार बार सेव करते रहें और उसको एक अकाउंट में रखें, तो हमें जब भी गिफ्ट देना होगा तो हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे। डोनेशन, गिफ्ट, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट से आपके रिलेशन बनते हैं और रिलेशन से आप और ज़्यादा ग्रो करते हो, इसलिए इस अकाउंट को भूलना नहीं। मैंने इस अकाउंट के लिए पैसे कम रखे हैं 5%, तो इसीलिए लिख रखे हैं ताकि आप इसको बिल्कुल मिस आउट ना कर दो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, करेक्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है। आखिरी पूरे के पूरे 10% ऑफ योर इनकम इज गोइंग टू गो इनटू दिस अकाउंट, वो है FFA, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। 10% आपकी इनकम हम इस अकाउंट में डाल देंगे और इस अकाउंट में जो हम डालेंगे पैसे वो हम कभी खर्च नहीं करेंगे। हाँ, वो होगा हमारा सीड मनी, वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट। वो पैसा हमें और पैसा बनाने के लिए मदद करेगा। इस पैसे को हम किसी भी एक आइटम के ऊपर नहीं खर्च करेंगे। अगर सपोज करो आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप इस मनी को यूज़ करके बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। ये पैसा और पैसा बनाने में आपकी मदद करेगा, ये पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। तो हमने 6 अकाउंट कौन से करे? पहला था पर्सनल नेसेसिटीज़ 55%, दूसरा है प्ले अकाउंट 10%, तीसरा है एजुकेशन 10%, फिर है LTSS लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग 10%, गिव अकाउंट 5% एंड सिक्स्थ इज FFA फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट 10%। पूरे 100% हो गए। इस वक्त मुझे आपको एक बात इंपॉर्टेंट बतानी है कि जो 100% है ये आपकी इनकम, आप ध्यान रखें, व्हाट इज़ योर इनकम? इनकम आपकी टैक्स देने के बाद आती है। हमेशा बजट करें टैक्स के लिए, नहीं तो जैसे महीना आता है जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो आपको बहुत सारे पैसे पे करने पड़ जाएंगे टैक्स के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो टैक्स का बजट बना के चलें, टैक्स प्लानिंग करके चलें। अगर टैक्स प्लानिंग नहीं आती तो मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो टैक्स के बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं वो 100% माने, क्योंकि वो आपकी इनकम है, और फिर उसमें से ये जार्स बनाएं, गुल्लकें बनाएं अपने लिए। अच्छा, मैं कैसे करता हूँ कि मैंने बहुत सारे अकाउंट खुलवा रखे, अलग अलग बैंक में खुलवा रखे हैं, और मैं पैसे सीधे जैसे मेरे पास आते हैं तो मैं उनमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे, कि अलग अलग अकाउंट्स में, कि ये नेसेसिटीज़ के पैसे हैं, ये गिव के पैसे हैं, ये प्ले के पैसे, और फिर मैं अलग अलग अकाउंट से खर्चे करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता रहता है कि मेरी अकाउंटिंग रहती है कि मेरी खर्चा कैसा हो रहा है, कि मेरे पास गिव में पैसे बचे नहीं बचे, मेरे पास प्ले में पैसे बचे कि नहीं बचे, ताकि मैं कभी भी किसी भी और अकाउंट के पैसे खर्च ना कर दूँ। तो इससे बड़ी अच्छी अकाउंटिंग बनी रहती है। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें कि अगर कर सकते हैं तो दूसरे अकाउंट खोलें। आजकल तो ऑनलाइन अकाउंट्स भी खुल जाते हैं, जैसे कि पेटीएम का बैंक है, या फिर कोई इस टाइप के, कोटक का भी एक शायद 811 करके एक अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट। कोटक का जो अकाउंट है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको कमेंट में बता दूंगा उसका नाम, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिख दूंगा। और ICICI बैंक और बहुत सारे बैंकों के ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स भी हैं जो कि ज़ीरो बैलेंस पे खुलते हैं। उनमें बैंक ब्रांच की सर्विस नहीं मिलती, आपको सीधे सिर्फ ऑनलाइन मिलती है। तो बहुत सारे अकाउंट्स खोला सकते हैं आप, और इस तरीके से पैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों एक साथ देख रहे हैं वीडियो, तो आप देखें कि पूरा का पूरा आप 2 लोगों की इनकम आती है, दोनों लोगों की इनकम को आप मर्ज कर सकते हैं और फिर पूरा बजट बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन ये है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका 55% जो NEC था वो 55% नहीं रहेगा,
आपका एनईसी कम हो जाएगा परसेंटेज वाइज। हो सकता है कि आपका टोटल अमाउंट में बड़ा हो जाए, लेकिन परसेंटेज तो कम हो जाएगी ना। कि अगर सपोज करो 10,000 रुपये कमाते थे तो 5,500 रुपये खर्च होते थे, लेकिन अगर आप 1,00,000 रुपये कमाने लगे तो हो सकता है कि आपके 55,000 ना खर्च हो सकता है कि आपके 40,000 रुपये खर्च हो रहे हो पूरे महीने के एनईसी में, तो वो 40% पे आ गया। ऐसे ऐसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि आपकी जो एनईसी की परसेंटेज है वो डाउन आती जाएगी। अगर एनईसी की परसेंटेज डाउन आ गई तो जो बाकी बचा पैसा है उसका हम क्या करें? उसको हम डालेंगे LTSS में, डिफरेंट अकाउंट्स बना के। देखिए, LTSS के अंदर बहुत सारे और अकाउंट्स हो सकते हैं। LTSS के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, खास करके जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है और आप सर्वाइवल सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, जिसका नाम है इमरजेंसी फंड। हर किसी के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं आपको कहूँगा कि शुरू करिए 1 महीने से और फिर उसको बढ़ाइए 1 साल तक। एट लीस्ट मैं किसी को भी कहूँगा कि आपके पास 3 महीने का तो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। आपने देखा कोविड सिचुएशन आई, एक बार नोटबंदी भी हो गई थी, तो आपके पास सपोज करो कुछ कैश होता छोटी डिनोमिनेशंस में, तो आप स्टैश ऑफ कैश की तरह आप उसको रख सकते थे। और छोटी डिनोमिनेशन कभी भी बैन नहीं होती, हमेशा सबसे बड़ी डिनोमिनेशन बैन होती है। तो ऐसे केसेस में आपके पास कैश होना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। और कैसे आप कर सकते हैं कि अपना हेल्थ कवर बढ़ा कर सकते हैं जब आपका एनईसी डाउन जाता है, या फिर आप मेडिक्लेम बड़ा कर सकते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस बड़ी कर सकते हैं। और क्या इमरजेंसी फंड्स हो सकते हैं आपके पास, जो मैंने बताया, एक स्टैक ऑफ कैश, एक कैश का बंडल जो घर में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकली अर्जेंट आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल गए तब आपको कुछ कैश चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो थोड़ा सा पैसा आप उसके लिए भी रख सकते हैं घर पे, ठीक है। तो एक तो हमने जैसे एनईसी डाउन गया तो हमने LTSS के कुछ अकाउंट्स बढ़ा लिए। अब LTSS का क्या फन है कि हम एक अकाउंट की जगह मल्टीपल अकाउंट्स भी रख सकते हैं। जैसे कि मुझे वॉशिंग मशीन भी खरीदनी है, उसके अलग मैंने बना रखा है, मेरे को सोफ़ा भी खरीदना है, और मुझे वेकेशन पे भी जाना है, तो मैंने बहुत सारे, मेरे को मालूम है कि मेरे LTSS मैंने बना रखे हैं। तो इस तरीके से हम लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग अकाउंट्स को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। वंस आवर सैलरी गोज अप एंड आवर एनईसी अमाउंट जो परसेंटेज का है वो नीचे जाता है, तो ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ कि जैसे आपकी सैलरी जाती है ऊपर, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप LTSS में के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जगह खर्च करना चाहिए। इनफैक्ट खर्च नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए। वो है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। अगेन उसका भी परसेंटेज आप बढ़ा दीजिए। हमने शुरू में रखा था 10%, उसका परसेंटेज आप बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। आज की तारीख में मेरे ख्याल से 90% FF में जाता है, तो आप बढ़ाते चले जाइए उसको, क्योंकि वही पैसा है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएगा। वो पैसा है जो आपको इतने पैसे कमा के वापस देगा कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप ऑफिस जाएं ना जाएं कोई दिक्कत नहीं है, यू विल कीप ऑन अर्निंग मनी। वो कैसे होता है? अगर आपको ये नहीं पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर क्या है, वो नंबर जो आप अचीव कर लें पैसों में, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। वो नंबर क्या है? अगर आपको ये नहीं पता तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस पूरे जार सिस्टम की PDF डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा मुझे आपको एक ही बात कहनी थी कि मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम का क्लासरूम बना रहा हूँ, जो कि मैं सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत नॉलेज देखी जो कि इंग्लिश में है, और चलो इंग्लिश आती है लेकिन वो डॉलर्स में है और वहाँ के लॉज अलग हैं, तो वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। इंडिया स्पेसिफिक मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का एक क्लासरूम बना रहा हूँ जो कि मैं 30,000 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मैं वो क्लासरूम फ्री अटेंड करने दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें से हों जो फ्री अटेंड करना चाहते हैं, तो नीचे फॉर्म है, प्लीज़ उसको भरें। I will choose some people amongst them who can attend this classroom for free, जो फ्री में कर सकते हैं उस क्लासरूम को, और मैं आप लोगों को वेलकम करूँगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं फाइनेंस से रिलेटेड,
प्लीज़ मुझे पूछिए। मैं हूँ कीर्तिमान शर्मा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।